हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय श्रोताओं, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग गोदान उपन्यास की कहानी 28 भागों में सुन चुके हैं। आज हम 29वें भाग में सुनेंगे। 28 भाग में हमने सुना था कि राय साहब जो हैं बहुत परेशान हैं। 2-3 समस्याएं थी। एक तो चुनाव लड़ने वाले थे, बेटी की विवाह था, होने को था, और मेंबरशिप की और मुकदमे की जीत का था। तो मतलब कई चीज़ें थी जिसकी वजह से परेशान थे। अब वो तीनों में ही सफल हुए। तीनों में सफल हो जाते हैं तो बड़ा शानदार दावत करते हैं, सबको बुलाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। वहीं उसी इलाके के एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे सूर्य प्रताप सिंह। इनकी प्रसिद्धि को देखकर राय साहब की वो अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। राय साहब अपने पुत्र रुद्रपाल के साथ उसका विवाह तय कर देते हैं बेटी का, और अपने लिए बड़े सम्मान की बात समझते हैं कि सूर्य प्रताप सिंह उनके घर आए और उनके लिए उनके पुत्र के साथ अपनी बेटी का विवाह करने के सोचा। वो बहुत प्रसन्न हैं। उसके पश्चात वो रुद्रपाल को फ़ोन करते हैं, बताते हैं कि उनका विवाह तय कर दिया है। किंतु रुद्रपाल सहमत नहीं होता है। वो कहता है कि मैं डॉक्टर मालती की छोटी बहन सरोज से विवाह करेगा। राय साहब उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि डॉक्टर मालती सही नहीं है और उनकी बहन भी वैसी होगी, लेकिन वो नहीं मानता। उसने निश्चय कर लिया था कि वो सरोज से ही विवाह करेगा। तो आगे की कहानी जानने के लिए गोदान उपन्यास का 28वां भाग आप लोग जरूर सुनिए। आज हम 29 भाग की कहानी सुनेंगे, जो एक अपनी अलग कहानी है मिर्ज़ा खुर्शीद की। मिर्ज़ा खुर्शीद जेल से छूट कर आया है और वह अपनी जो एक नाटक मंडली बना रहा है, वो वैश्याओं को की वैश्या का कार्य जो करती हैं उनसे वो कार्य छुड़वा के और नाटक मंडली का कार्य करवाएंगे। ऐसा आरंभ होता है इस कहानी का। तो चलिए हम लेखक के शब्दों में इस कहानी को सुनते हैं। बहुत ही पिछली कहानी के समान ही बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भाग भी है। मिर्ज़ा खुर्शीद ने अस्पताल से निकलकर एक नया काम शुरू कर दिया था। निश्चित बैठना उनके स्वभाव में न था। ये काम क्या था? नगर की वैश्याओं की एक नाटक मंडली बनाना। अपने अच्छे दिनों में उन्होंने खूब अय्याशी की थी और इन दिनों अस्पताल के एकांत में घाव की पीड़ाएं सहते सहते उनकी आत्मा निष्ठावान हो गई थी। उस जीवन की याद करके उन्हें गहरी मनोव्यथा होती थी। उस वक्त अगर उन्हें समझ होती तो वह प्राणियों का कितना उपकार कर सकते थे, कितनों के शोक और दरिद्रता का भार हल्का कर सकते थे। मगर वह धन उन्होंने अय्याशी मुड़ाया। यह कोई नया आविष्कार नहीं है कि संकटों में ही हमारी आत्मा की जागृत मिलती है। बुढ़ापे में कौन अपनी जवानी की भूलों पर दुखी नहीं होता? काश वह समय ज्ञान या शक्ति के संचय में लगाया होता, सुकृतियों का कोष भर लिया होता, तो आज चित्त को कितनी शांति मिलती। वहीं उन्हें इसका वेदनामय अनुभव हुआ कि संसार में कोई अपना नहीं, कोई उनकी मौत पर आंसू बहाने वाला नहीं। उन्हें रह रहकर जीवन की एक पुरानी घटना याद आती। बसरे के गांव में जब वो कैंप में मलेरिया ग्रस्त थे, एक ग्रामीण बाला ने उनकी तीमारदारी कितने आत्मसमर्पण के साथ की थी। अच्छे हो जाने पर जब उन्होंने रुपयों और आभूषण से उसके एहसानों का बदला देना चाहा था, तो उसने किस तरह आंखों में आंसू भरकर सिर नीचा कर लिया था और उन उपहारों को लेने से इनकार कर दिया था। इन नर्सों की शुश्रूषा में नियम है, व्यवस्था है, सच्चाई है, मगर वह प्रेम कहाँ, वह तन्मयता कहाँ जो इस बाला की अभ्यासहीन अल्हड़ सेवाओं में थी। वह अनुराग मूर्ति कब की उनके दिल में मिट चुकी थी। वह उससे फिर आने का वादा करके कभी उसके पास ना आ गए। विलास के उन्माद में कभी उसकी याद ही ना आई भी तो केवल दया थी, प्रेम न था। मालूम नहीं उस बाला पर क्या गुजरी, मगर आजकल उसकी वह आतुर, नम्र,
शांत सरल मुद्रा बराबर उसकी आंखों के सामने फिरा करती थी। काश उसे विवाह कर लिया होता, आज जीवन में कितना रस होता। उसके प्रति अन्याय के दुख ने संपूर्ण वर्ग को उसकी सेवा और सहानुभूति का पात्र बना दिया। जब तक नदी बाढ़ पर थी, उसके गंदले तेज फेनिल प्रवाह में प्रकाश की किरणें बिखर कर रह जाती थी। अब प्रवाह स्थिर और शांत हो गया है तो रश्मियाँ उसकी तह तक पहुंच रही थी। मिर्जा साहब बसंत की इस शीतल संध्या में अपने झोपड़े के बरामदे में दो वीरांगनाओं के साथ बैठे हुए बातचीत कर रहे थे कि मिस्टर मेहता पहुंचे। मिर्जा ने बड़े तपाक से हाथ मिलाया, बोले, मैं तो आपकी खातिरदारी का सामान लिए आपकी राह देख रहा हूँ। दोनों सुंदरियाँ मुस्कुराई। मेहता कट गए। मिर्जा ने दोनों औरतों को वहाँ से चले जाने का संकेत किया और मेहता को मनसब पर बैठाते हुए बोले, मैं तो खुद आपके पास आने वाला था। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वह आपकी मदद के बगैर पूरा ना होगा। आप सिर्फ मेरी पीठ पर हाथ रख दीजिए और ललकारते जाइए, हाँ मिर्जा, बढ़े चल पट्टे। मेहता ने हंसकर कहा, आप जिस काम के लिए हाथ लगाएंगे उसमें हम जैसे किताबी कीड़ों की ज़रूरत ना होगी। आपकी उम्र मुझसे ज़्यादा है, दुनिया भी आपने खूब देखी है। छोटे छोटे आदमियों पर अपना असर डाल सकने की जो शक्ति आप में है मुझ में होती तो मैं खुदा जाने क्या किया होता। मिर्जा साहब ने थोड़े से शब्दों में अपनी नई स्कीम उनसे बयान की। उनकी धारणा थी कि रूप के बाजार में वही स्त्रियां आती हैं जिन्हें या तो अपने घर में किसी कारण से सम्मानजनक आश्रय नहीं मिलता या जो आर्थिक कष्टों से मजबूर हो जाती हैं, और अगर यह दोनों प्रश्न हल कर दिए जाएं तो बहुत कम औरतें इस भांति पतित हों। मेहता ने अन्य विचारवान सज्जनों की बात इस प्रश्न पर काफ़ी विचार किया था और उनका ख्याल था कि मुख्यतः मन के संस्कार और भोग लालसा ही औरतों को इस ओर खींचती हैं। इसी बात पर दोनों मित्रों में बहस छिड़ गई। दोनों अपने अपने पक्ष पर अड़ गए। मेहता ने मुट्ठी बांधकर हवा में पटकारते हुए कहा, आपने इस प्रश्न पर ठंडे दिल से गौर नहीं किया। रोजी के लिए बहुत से जरिए हैं, मगर ऐश की भूख रोटियों से नहीं जाती। इसके लिए दुनिया के अच्छे से अच्छे पदार्थ चाहिए। जब तक समाज की व्यवस्था ऊपर से नीचे तक बदल ना दी जाए, इस तरह की मंडली से कोई फ़ायदा ना होगा। मिर्जा ने मूछें खड़ी की और मैं कहता हूँ ये महज रोटी का सवाल है, रोजी का सवाल है। हाँ, ये सवाल सभी आदमियों के लिए एक सा नहीं है। मजदूर के लिए वह महज आटे दाल और एक फूस की झोपड़ी का, वकील के लिए एक कार बंगले पर खिदमतगारों का सवाल है। आदमी महज रोटी नहीं चाहता, और भी बहुत सी चीज़ें चाहता है, मगर औरतों के सामने भी यह प्रश्न तरह तरह की सूरतों में आता है, तो उनका क्या कसूर है। डॉक्टर मेहता अगर जरा गौर से करते तो उन्हें मालूम होता कि उनमें और मिर्जा में कोई भेद नहीं, केवल शब्दों का हेरफेर है। बस बहस की गर्मी में गौर करने का धैर्य कहाँ। गर्म होकर बोले, मुआफ़ कीजिएगा मिर्जा साहब, जब तक दुनिया में दौलत वाले रहेंगे वैश्याएँ भी रहेंगी। आपकी मंडली अगर सफल भी हो जाए, हालांकि मुझे इसमें बहुत संदेह है, तो आप 10-5 औरतों से ज़्यादा उनमें कभी न ले सकेंगे, और वह भी थोड़े दिनों के लिए। सभी औरतों में नाटक करने की शक्ति नहीं होती, उसी तरह से जैसे सभी आदमी कभी नहीं हो सकते। यह भी मान लें कि वैश्याएँ आपकी मंडली में स्थायी रूप से टिक जाएंगी तो बाजार में उनकी जगह खाली न रहेगी। जड़ पर जब तक कुल्हाड़े न चलेंगे, पत्तियां तोड़ने से कोई नतीजा नहीं। दौलत वालों में कभी कभी ऐसे लोग निकल आते हैं जो सब कुछ त्याग कर खुदा की याद में जा बैठते हैं, मगर दौलत का राज्य बदस्तूर कायम है, उसमें जरा भी कमजोरी नहीं आने पाई। मिर्जा को मेहता की हरदर्मी पर दुख हुआ। इतना पढ़ा लिखा विचारवान आदमी इस तरह की बातें करे, समाज की व्यवस्था क्या आसानी से बदल जाएगी। वह तो सदियों का मामला है। जब तक क्या यह अनर्थ होने दिया जाए, उसकी रोकथाम न की जाए, इन अबलाओं को मर्दों की लिप्सा का शिकार होने दिया जाए। क्यों न शेर के पिंजरे में बंद कर दिया जाए कि वह दांत और नाखून होते हुए भी
किसी को हानि न पहुंचा सके? क्या उस वक्त तक चुपचाप बैठा रहा जाए जब तक शेर अहिंसा का व्रत न ले ले? दौलत वाले और जिस तरह चाहें अपनी दौलत उड़ाएं। मिर्जा जी को गम नहीं, शराब में डूब जाएं, कारों की माला गले में डाल लें, किले बनवाएं, धर्मशाले और मस्जिद खड़ा करें, उन्हें कोई परवाह नहीं। अबलाओं की ज़िंदगी न खराब करें, यह मिर्जा जी नहीं देख सकते। वह रूप के बाजार को ऐसा खाली कर देंगे कि दौलत वालों की अशर्फियों पर कोई थूकने वाला भी न मिले। क्या जिन दिनों शराब को दुकानों की पैकेटिंग होती है, अच्छे अच्छे शराबी पानी पी पी कर दिल की आग नहीं बुझाते थे? मेहता ने हंसकर कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ वैश्याएं नहीं है, मगर अमीरों की दौलत वहाँ भी दिलचस्पियों के समान पैदा कर लेती हैं। मिर्जा जी भी मेहता की जड़ता पर हंसे। जानता हूँ मेहरबान, जानता हूँ, आपकी दुआ से दुनिया देख चुका हूँ, मगर यह हिंदुस्तान है, यूरोप नहीं है। इंसान का स्वभाव सारी दुनिया में एक सा है, मगर यह भी मालूम रहे कि हर एक कौम में एक ऐसी चीज़ है जिसे उसकी आत्मा कह सकते हैं, असमत, सतीत्व। हिंदुस्तानी तहजीब की आत्मा है। अपने मुँह मियाँ मिट्टू बन लीजिए। दौलत की आप इतनी बुराई करते हैं, फिर भी खन्ना की हिमायत करते नहीं थकते, कहिएगा। मेहता का तेज विदा हो गया। नम्र भाव से बोले, मैंने खन्ना की हिमायत उस वक्त की है जब वो दौलत के पंजे से छूट गए। आजकल आप उनकी हालत देखें तो आपको दया आ जाएगी। मैं क्या हिमायत करूंगा जिसे अपनी किताबों और विद्यालय से छुट्टी नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा सुखी हमदर्दी ही तो कर सकता हूँ। हिमायत की है मिस मालती ने कि खन्ना को बचा लिया। इंसान के दिल की गहराइयों में त्याग और कुर्बानी में कितनी ताकत छिपी होती है, इसका मुझे अब तक तजर्बा ना हुआ था। आप भी एक दिन खन्ना से मिल आइए, फूला ना समाइएगा। इस वक्त इन्हें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह है हमदर्दी। मिर्जा ने जैसे अपनी इच्छा के विरुद्ध कहा, आप कहते हैं तो जाऊंगा। आपके साथ जहन्नुम में जाने को भी मुझे उज्र नहीं, मगर मिस मालती से तो आपकी शादी होने वाली है, बड़ी गर्म खबर है। मेहता ने झेपते हुए कहा, तपस्या कर रहा हूँ, देखिए कब वरदान मिले। अजी वह तो आप पर मरती है। मुझे भी यही वहम हुआ था, मगर जब मैंने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा तो देखा आसमान पर जा बैठी है। उस ऊंचाई तक मैं क्या पहुंचूंगा? आरजू मिन्नत कर रहा हूँ कि नीचे आ जाए। आजकल तो वो मुझसे बोलती भी नहीं। यह कहते हुए मेहता जी जोर से रोती हुई हंसे और उठ खड़े हुए। मिर्जा ने पूछा, अब फिर कब मुलाकात होगी? अब की आपको तकलीफ़ करनी पड़ेगी। खन्ना के पास जाइएगा। ज़रूर जाऊंगा। मिर्जा ने खिड़की से मेहता को जाते देखा। चाल में वह तेजी ना थी, जैसे किसी चिंता में डूबे हों। डॉक्टर मेहता परीक्षण से परीक्षार्थी हो गए। मालती से दूर दूर रहकर उन्हें ऐसी शंका होने लगी कि उसे खो न बैठे। कई महीनों से मालती उनके पास ना आई थी। जब तक वो विकल होकर उसके घर गए तो मुलाकात हुई। जिन दिनों रुद्रपाल और सरोज का प्रेम कांड चलता रहा, तब तो मालती उनकी सलाह लेने प्रायः एक दो बार रोज आती थी, पर जब से दोनों इंग्लैंड गए थे उनका आना जाना बंद। घर पर भी वो मुश्किल से मिलती। ऐसा मालूम होता था जैसे वो उनसे बचती हैं, जैसे बलपूर्वक अपने मन को उनकी ओर से हटा लेना चाहती हैं। मेहता जिस पुस्तक में इन दिनों लगे हुए थे वो आगे बढ़ने का इनकार कर रही थी, जैसे उनका मनोयोग लुप्त हो गया था। गैर प्रबंध में जो वह कभी कुशल न थे, सब मिलकर 1,000 रुपये से अधिक महीने कमा लेते थे, मगर बचत एक धेले की भी न थी। रोटी दाल खाने के सिवा उनके पास कुछ न था। तकल्लुफ़ अगर कुछ था तो उनकी कार थी जिसे वह खुद ड्राइव करते थे। कुछ रुपए किताबों में उड़ जाते थे, कुछ चंदों में, कुछ गरीब छात्रों की परवरिश में, अपने बाग की सजावट में, जिससे उन्हें इश्क सा था। तरह तरह के पौधे वनस्पतियाँ विदेशों में महंगे दामों पर मंगाना, उनको पालना, यही उनका मानसिक चटोरापन था। उसे दिमागी अय्याशी कहते हैं। मगर इधर कई महीनों से उस बगीचे की ओर से भी कुछ विरक्त हो रहे थे।
घर का इंतजाम और भी बदतर हो गया था। खाते 2 फुलके और खर्च हो जाते 100 से ऊपर। मेहता की अचकन पुरानी हो गई थी, मगर इसी से उन्होंने कड़ाके का जाड़ा काट लिया। नई अचकन सिलवाने की तौफीक न हुई। कभी कभी बिना घी के दाल खाकर उठना पड़ता। कब घी का कनस्तर मंगाया था उसकी उन्हें याद भी न थी, और महाराज से पूछें तो कैसे, वो समझेगा नहीं, उस पर अविश्वास किया जा रहा है। आखिर एक दिन 3 निराशाओं के बाद चौथी बार मालती से मुलाकात हुई और उसने इनकी ये हालत देखी तो उससे रहा न गया। बोली, तुम क्या आपकी जाड़ा यूं ही काट दोगे? ये आजकल पहनते तुम्हें शर्म नहीं आती? मालती उनकी पत्नी ना होकर भी इतने समीप थी कि ये प्रश्न उसने उसी सहज में भाव में कहा जैसे उसके आत्मीय से करती। मीता ने बिना झेपे हुए कहा, क्या करूं मालती, पैसा तो बचता ही नहीं। मालती ने अचरज से कहा, तुम 1,000 रुपया कमाते हो, तुम्हारे पास अपने कपड़े बनवाने को भी पैसा नहीं। मेरी आमदनी कभी 400 रुपये ज़्यादा ना थी, लेकिन मैं उसी से सारी गृहस्थी चलाती हूँ और बचा भी लेती हूँ। आखिर तुम क्या करते हो? मैं एक पैसा भी फालतू नहीं खर्च करता। मुझे कोई ऐसा शौक भी नहीं है। अच्छा, मुझसे रुपए ले लो, कोई एक जोड़ी अचकन बनवा लो। मीता ने लज्जित होकर पूछा, अब की बनवा लूँ? सच कहता हूँ, अब आप यहाँ आए हैं तो आदमी बनकर आए। यह तो बड़ी कड़ी शर्त है। कड़ी सही, तुम जैसों के साथ बिना कड़ाई किए काम नहीं चलता। मगर वहाँ तो संदूक खाली था और किसी दुकान पर बेपैसे जाने का साहस न पड़ता था। मालती के घर जाएं तो कौन से मुंह लेकर दिल में तड़प तड़प कर रह जाते थे। एक दिन नई विपत्ति आ पड़ी। इधर कई महीने से मकान का किराया न दिया था। 75 रुपये माहवार बढ़ते जाते थे। मकानदार ने जब बहुत तकाजे करने पर भी रुपए वसूल ना कर पाए तो नोटिस दे दी, मगर नोटिस रुपए गढ़ने का कोई जंतर नहीं। नोटिस की तारीख निकल गई, रुपए न पहुंचे, तब मकानदार ने मजबूर होकर नालिश कर दी। वह जानता था मेहता जी के बड़े सज्जन और परोपकारी पुरुष हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भलमनसी वह क्या करता कि 6 महीने सब्र किए बैठा रहा। मेहता ने किसी तरह से पैरवी न की, एक तरफा डिग्री हो गई। मकानदार ने तुरंत डिग्री जारी कराई। कुर्क जब अमीन मेहता साहब के पास पूर्व सूचना देने आया, क्योंकि उसका लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसे मेहता कुछ वजीफा भी देते थे। संयोग से उस वक्त मालती भी बैठी थी। बोली, कैसी कुर्की, किस बात की? अमीन ने कहा, वही किराए की डिग्री जो हुई थी। मैंने कहा, हुजूर को इत्तला दे दूं? 400-500 रुपये मामला है, कौन सी बड़ी रकम है। 10 दिन में भी रुपए दे दीजिए तो कोई हर्ज नहीं। मैं महाजन को 10 दिन तक उलझाए रखूंगा। 10 दिन में भी रुपए दे दीजिए तो कोई हर्ज नहीं, मैं महाजन को 10 दिन तक उलझाए रखूंगा। जब अमीन चला गया तो मालती ने तिरस्कार भरे स्वर में पूछा, अब यहाँ तक नौबत आ पहुंची? मुझे आश्चर्य होता है कि तुम इतने मोटे मोटे ग्रंथ कैसे लिखते हो। मकान का किराया 6-6 महीने बाकी पड़ा है और तुम्हें खबर नहीं। मेहता लजा गए, सिर झुकाकर बोले, खबर क्यों नहीं है, लेकिन रुपए बचते ही नहीं। मैं एक पैसा भी व्यर्थ नहीं खर्च करता। कोई हिसाब किताब भी लिखते हो? हिसाब क्यों नहीं रखता? जो वो कुछ पाता हूँ सब दर्ज करता जाता हूँ। नहीं, इनकम टैक्स वाले जिंदा न छोड़ें। और जो कुछ खर्च करते हो उसका कोई हिसाब नहीं रखता। क्यों? कौन लिखे, बहुत सा लगता है। ये पोते कैसे लिख डालते? इसमें विशेष रूप से कुछ नहीं करना पड़ता, कलम लेकर बैठ जाता हूँ हर वक्त। खर्च का खाता खोल कर नहीं बैठता। तो रुपए कैसे अदा करोगे? किसी से कर्ज ले लूँगा, तुम्हारे पास हो तो दे दो। मैं तो एक शर्त पर दे सकती हूँ, तुम्हारी आमदनी सब मेरे हाथ में आए और खर्च भी मेरे हाथों में। मेहता प्रसन्न होकर बोले, वाह, अगर ये तो भार ले लो तो क्या कहना, मुसलों ढोल बजाऊं। मालती ने डिग्री के रुपए चुका दिए और दूसरे दिन से मेहता को वह बंगला खाली करने को मजबूर किया। अपने बंगले में उसने उनके लिए 2 बड़े बड़े कमरे दे दिए। उनके भोजन आदि का प्रबंध भी अपनी ही गृहस्थी से कर दिया। मेहता के पास सामान तो ज़्यादा था नहीं, मगर किताबें कई गाड़ी थी। उनके दोनों कमरे पुस्तकों से भर गए। अपना बगीचा छोड़ने का उन्हें जरूर कलक हुआ, लेकिन मालती ने अपना पूरा आहता उनके लिए छोड़ दिया कि जो फूल पत्तियां चाहे लगाएं। मेहता निश्चिंत हो गए, लेकिन मालती को उनकी आय व्यय पर नियंत्रण करने की बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसने देखा, आय तो 1,000 से ज़्यादा है, मगर वह सारी सारी गुप्तदान में उड़ जाती है। 20-25 लड़के उन्हीं से वजीफा पाकर विद्यालय पढ़ रहे हैं।
विधवाओं के तादाद भी इससे कम न थे। इस खर्च में कैसे कमी करें, ये उसे न सोचता था। सारा दोष उसी के सिर पर मढ़ा जाएगा, सारा अपयश उसी के हिस्से में पड़ेगा। कभी मेहता पर झुंझलाती तो कभी अपने ऊपर, कभी प्रार्थियों के ऊपर जो सरल उदार प्राणी पर अपना भार रख के जरा भी न सुख चाहते थे। ये देखकर झुंझलाहट होती। इन दान लेने वालों में कुछ तो इसके पात्र ही न थे। एक दिन उसने मेहता को आड़े हाथ लिया। मेहता ने इसका आक्षेप सुनकर निश्चिंत भाव से कहा, तुम्हें अख्तियार है, जिसे चाहो दो, जिसे चाहे न दो। मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, जवाब भी तुम्ही को देना पड़ेगा। मालती ने चिढ़कर कहा, हाँ और क्या, यश तो तुम लो, अपयश मेरे सिर मढ़ दो। मैं नहीं समझती तुम किस तर्क से इस दान का प्रथा का समर्थन कर सकते हो। मनुष्य जाति को इस प्रथा ने जितना आलसी और मुफ्तखोर बनाया, उसके आत्मगौरव पर जैसा आघात किया, उतना अन्याय ने भी न किया होगा। बल्कि मेरे ख्याल में अन्याय ने मनुष्य जाति में विद्रोह की भावना उत्पन्न करके समाज का बड़ा उपकार किया है। मेहता ने स्वीकार किया, मेरा भी यही ख्याल है। तुम्हारा यह ख्याल नहीं है? नहीं मालती, मैं सच कहता हूँ। तो विचार और व्यवहार में इतना भेद क्यों? मालती ने तीसरे महीने बहुतों को निराश किया। किसी को साफ जवाब दिया, किसी को मजबूरी जताई, किसी की फजीहत की। मिस्टर मेहता का बजट धीरे धीरे ठीक हो गया, मगर इससे उसको इस प्रकार की ग्लानि हुई। मालती ने जब तीसरे महीने 300 बचत दिखाई, तब वह उससे कुछ बोले नहीं, मगर उनकी दृष्टि में गौरव कुछ कम अवश्य हो गया। नारी में दान और त्याग होना चाहिए, उसकी यही सबसे बड़ी विभूति है। इसी आधार पर समाज का भवन खड़ा है। वणिक बुद्धि को वह आवश्यक बुराई ही समझते थे। जिस दिन मेहता की अचकने बनकर आई, नई घड़ी आई, वह संकोच के मारे कई दिन बाहर न निकले। आत्मसेवा के बड़ा उनकी नज़र में दूसरा अपराध न था। मगर रहस्य की बात यह थी कि मालती उनको तो लेके ड्योढ़े में कसकर बांधना चाहती थी, उनके धन दान के द्वार बंद कर देना चाहती थी, पर खुद जीवन दान देने में अपने समय और सदाशयता को दोनों हाथों से लुटाती थी। अमीरों के घर तो वह बिना फीस लिए जाती थी, लेकिन गरीबों को मुफ्त देखती थी, मुफ्त दवा भी देती थी। दोनों में अंतर इतना था कि मालती घर की भी थी और बाहर की भी। मेहता केवल बाहर के थे, घर उनके लिए ना था। निजित तो दोनों मिटाना चाहते थे। मेहता का रास्ता साफ था, उन पर अपना जात के सिवा कोई जिम्मेदारी न थी। मालती का रास्ता कठिन था, इस पर दायित्व था, बंधन था, जिसे वो तोड़ ना सकती थी, न तोड़ना चाहती थी। इस बंधन में ही उसे जीवन की प्रेरणा मिलती थी। उसे अब मेहता को समीप से देखकर यह अनुभव हो रहा था कि वह खुले जंगल में विचरने वाले जीव को पिंजरे में बंद नहीं कर सकती, और बंद कर देगी तो वह काटने और नोचने दौड़ेगा। पिंजरे में सब तरह के सुख मिलने पर उसके प्राण सदैव जंगल के लिए तड़पते रहेंगे। मेहता के लिए घरबारी दुनिया एक अनजानी दुनिया थी, जिसकी रीति नीति से वह परिचित न थे। उन्होंने संसार को बाहर से देखा था, उसे मक्कारी और फरेब से ही भरा समझते थे। जिधर देखते थे उधर बुराइयां नजर आती थी, मगर समाज में जब गहराई में जाकर देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि उन बुराइयों के नीचे त्याग भी है, प्रेम भी है, साहस भी है, धैर्य भी है। मगर यह भी देखा कि वह विभूतियां हैं तो जरूर, पर दुर्लभ। और इस शंका और संदेह में जब मालती का अंधकार से निकलता हुआ देवी रूप उन्हें नजर आया, तब वह उसकी ओर उतावलेपन के साथ सारा धैर्य खोकर टूटे और चाहा उसे ऐसे जतन से छिपा कर रखें कि किसी दूसरे की आंख उस पर न पड़े। यह ध्यान न रहा कि यह मोह विनाश की जड़ है। प्रेम जैसी निर्मल वस्तु क्या भय से बांध कर रखी जा सकती है? वह तो पूरा विश्वास चाहती है, पूरा स्वाधीनता चाहती है, पूरी जिम्मेदारी चाहती है। उसके पल्लवित होने की शक्ति उसके अंदर है, और प्रकाश और क्षेत्र मिलना चाहिए। वह कोई दीवार नहीं जिस पर ऊपर से ईंटें रखी जाती, उसमें तो प्राण है, फैलने की असीम शक्ति है। जब से मेहता इस बंगले में आए, उन्हें मालती से दिन में कई बार मिलने का अवसर मिलता। उनके मित्र समझते कि उनके विवाह की तैयारी है, केवल रस्म अदा करने की देर है। मेहता भी यही स्वप्न देखते थे, मगर मालती ने उन्हें सदा के लिए ठुकरा दिया था। तो क्यों उन पर इतना स्नेह रखती है? शायद वो उन्हें सोचने का अवसर दे रही है, और वह खूब सोचकर इसी निश्चय पहुंचे कि मालती के बिना वो आधे हैं। वहीं उन्हें पूर्णता की ओर ले जा सकती है। बाहर से वह विलासिनी है, भीतर से मनोवृत्ति की शक्ति का केंद्र है। मगर परिस्थिति बदल गई है। जब मालती प्यासी थी, तब मेहता प्यास से विकल थे।
एक बार जवाब पा जाने के बाद उन्हें उस प्रश्न पर मालती से कुछ कहने का साहस नहीं था। यद्यपि उनके मन में अब संदेह का लेश नहीं रहा, मालती को समीप से देखकर उनका आकर्षण बढ़ता ही जाता था। दूर से पुस्तक के जो अक्षर लिपे पुते लगते थे, समीप से वो स्पष्ट हो गए हैं। उनमें अर्थ है, संदेश है।